नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कितनी बड़ी बेइज्जती की बात थी कि आयरिस देना नाम का एक ईरानी जहाज पहले विशाखापट्टनम आया था मिलान जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में, और लौटते वक्त उसको अमेरिका ने हिंद महासागर में डुबो दिया, डुबो कर मार डाला। और उसमें 182 लोग, करीब 182 पीपल वर ऑन बोर्ड, और वो कई लोग उसमें मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। और भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो भक्त हैं मोदी जी के और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कि वो हमारे इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं था। लेकिन उसके बाद अब ईरान का एक रिस्पॉन्स आया है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी इसमें बेइज्जती है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने एक बहुत ही शार्प रिस्पॉन्स इशू किया है, और उन्होंने एक पोस्ट में, एक्स के पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि Iris Dana was India's guest and he slammed the US for perpetrating an atrocity at sea 2,000 miles away from Iran's shores. He confirmed that 130 sailors were on board the vessel, and it was attacked in the Indian Ocean while en route back to Iran. The Iranian finance minister also said that the vessel was struck without warning and declared that America will come to bitterly regret the precedent it has set. He called the vessel a guest of India's Navy. यानी कि भारत का वो मेहमान था जिसके ऊपर अब अमेरिका ने इस तरीके से अटैक किया, उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, और भारत चुप बैठा है। भारत की तरफ से चुप्पी, बिल्कुल एक कंप्लीट चुप्पी जिसको कहते हैं, ये है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स अराक्ची की तरफ से आया है, ये ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स है। United States sunk Iranian naval frigate Iris Dana, which participated in India's multinational naval exercise Milan 2026. The event refers to a large maritime exercise involving 42 ships, 29 aircraft, and 74 countries. The event concluded with a ceremony aboard India's INS Vikrant. Iris Dana had also taken part in India's International Fleet Review 2026 that was held between February 15th to February 25th. And made a port call at Visakhapatnam. It was hosted alongside dozens of international warships. ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही हूँ उस नेवल एक्सरसाइज का, जिसके तहत विशाखापट्टनम से ये गया था। अब इसको लेकर बहुत सारे कॉन्डेमनेशंस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाती हूँ, और साथ साथ मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी किस तरीके से आयरिस देना पर अटैक किया गया है। सबसे पहले मैं राहुल गांधी का एक ट्वीट आपको दिखाऊंगी, और राहुल गांधी ने उसमें क्या लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अजय शुक्ला का ट्वीट पहले दिखाती हूँ, जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट है और एक वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि गद्दार दोस्त की कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक गद्दार दोस्त क्या करता है, वो बीजेपी फॉर इंडिया के कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। एक मेहमान को भारत बुलाया साझे युद्धाभ्यास के लिए, और फिर उसकी पीठ में छुरा भोग दिया। ईरान ने भारत के बुलावे पर मिलान एक्सरसाइज 2026 में अपना पोत भेजा था। पोत की विशेषताएं मोदी की राष्ट्रपति भवन को भी बताए गए थे। भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी थी कि मेहमान पोत सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, मगर देश की आबरू का सौदा नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से कर चुके मोदी की साजिश में ईरान लौटते वक्त हिंद महासागर में इस पोत को यूएस नेवी ने मार गिराया, जिसमें 100 से ज्यादा नाविक सैनिक जो कि हमारे मेहमान मारे गए। मोदी और राजनाथ सिंह की इंडियन नेवी उसको सुरक्षा नहीं दे पाई। दुनिया मोदी को हमेशा एक कायर, डरपोक और इजराइल अमेरिका गुलाम के तौर पर याद करेगी। सवाल यह है कि यूएस आर्मी की इतनी शर्मनाक गैर जिम्मेदाराना हरकत पर भी मोदी की चुप्पी सरेंडर, डरपोक मोदी का प्रमाण नहीं है। स्पष्ट है, गौतम अदानी और एप्स्टीन फाइल्स के कारण पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसमें उन्होंने टैग किया है सभी को, राहुल गांधी को और तमाम लोगों को। और उसमें वो विजुअल्स भी हैं जिस विजुअल में आयरिस देना को नेस्तनाबूद किया गया है, और जिस तरीके से वो चल रही थी उस शिप के शॉट्स भी हैं। आयरिस देना का शॉट्स है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा आयरिस देना का शॉट जहां पे वो नेस्तनाबूद हुआ है, और वो व्हाइट हाउस ने अनक्लासिफाइड शॉट्स हैं जिसको रिलीज किया है, जो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कि जिस तरीके से आयरिस देना को मार गिराया, लेकिन इंडियन ओशन में मार गिराया। आप ये सोचिए कि कोई भी
अगर साउथ चाइना सी में कुछ दिक्कत आती है तो क्या भारत वहां पर इंटरवीन नहीं करता? भारत इंटरवीन करता है। लेकिन यहां पर इंडियन ओशन में इसके आसपास इस तरीके का अटैक होने के बाद भी मोदी जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ मुंह से बोले। लेकिन सवाल जो आज अजय शुक्ला ने खड़ा किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल यही है कि क्या मोदी जी ने ईरान के साथ एक साजिश की है? आज इस सवाल को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या आज मोदी जी ने ईरान के साथ गद्दारी की है? आज ईरान मोदी जी को किस रूप में देखेगा? आज इन सवालों के जवाब ढूंढने के पहले राहुल गांधी का भी एक ट्वीट देख लेते हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट है और उसको मैं पढ़ देती हूं आपके सामने। द वर्ल्ड हैज एंटर्ड अ वॉलेटाइल फेज, स्टॉर्मी सीज lie ahead. India's oil supplies are under threat, with more than 40% of our imports transiting the Strait of Hormuz. The situation is even worse for LPG and LNG. The conflict has reached our backyard with an Iranian warship sunk in the Indian Ocean. Yet the Prime Minister has not said anything. At a moment like this, we need a steady hand at the wheel. Instead, India has a compromised PM who has surrendered our strategic autonomy. आज इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगण मंच 24/7 पर। और पहला सवाल यही है जो अजय शुक्ला ने पॉइंट आउट किया कि ये गद्दार दोस्त की कहानी दिख रही है, और जिस तरीके से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर रिएक्ट किया है कि दिस वाज इंडियाज वेसल, और इंडियाज वेसल यानी कि वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बार बार उनका ये कहना कि वो इंडिया का गेस्ट था, और इंडिया का गेस्ट इंडिया चुप, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अराक्ची हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को कहा है। और ये अपने आप में क्या कहता है भारत के इस पूरे एटीट्यूड पर? जी, मेरे ख्याल से दुनिया बताने लगी है भारत को कि आप अपने ही मूल मंत्र की तौहीन नहीं कर सकते। अगर आपके वेदों में लिखा है अतिथि देवो भव, और आपका एक अतिथि आता है, ये जो जहाज था, ये जहाज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू नाम का एक कार्यक्रम करता है भारत हर 2-3 साल में। जिस तरह से भारत हर 2 साल में एक बार एयर शो करता है बेंगलोर में, जिसमें कि दुनिया भर के हवाई जहाज आते हैं, उसी तरह से ये एक दुनिया भर के क्या कहते हैं, नेवी का मतलब पानी के जहाजों का, नौसेना का एक रिव्यू होता है। ये जो इसका नाम था, इस बार इसका नाम भी दिया गया था। इन्होंने नाम तो बड़े बड़े रखते हैं ना लोग, इन्होंने नाम रखा था मिलन। मिलन मतलब सब दुनिया भर के देश आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे। इसमें दुनिया के 75 देशों की अलग अलग टुकड़ियां आई थी, करीब 20 अलग अलग देशों के जहाज आए थे। ये जो भी जहाज थे, ये किसी भी तरह की कोई ये युद्धाभ्यास नहीं था, ये युद्ध में शामिल नहीं हो रहे थे। मतलब एक तरह से ये बंदूक तो थी, लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी। बिना गोली का बंदूक अगर कोई लेके चलता है कहीं पर, अगर गणतंत्र दिवस के दिन भारत अपनी मिसाइलों का क्या कहते हैं परेड करता है, उस समय हमारे जनरल घूम रहे होते हैं, राजपथ के ऊपर परेड कर रहे होते हैं, तो उस समय वो कोई खतरा नहीं होते, वो एक रक्षात्मक मोड में रहते हैं। तो ऐसे समय में मेरे ख्याल से दुनिया भारत को सिखा रही है, भारत को याद दिला रही है, खास करके भाजपा को, कि आप जब अतिथि देवो भव का मंत्र लेते हैं तो आप अपने मंत्र की तौहीन आप खुद नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो घटना घटी ना, ये घटी है हिंद महासागर में। ये सागर का ही नाम हिंदू महासागर है। तो ये तो आपका आंगन था, इस आंगन में घुस के मारा किसने? इस आंगन में घुस के मार दिया अमेरिका ने। बचाव किसने किया? तो बचाव तो कर दिया श्रीलंका ने। तो जो उचित लगे वो करो, ये जो आपका एक नया नारा है, उसके तहत अब आप भाजपा की सरकार मौन है। अब सवाल उठता है कि विश्व गुरु कौन है? अगर आप मौन हैं तो विश्व गुरु कौन है? अगर आप ये तर्क ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ये तर्क ले रहे हैं कि ये तो अंतरराष्ट्रीय पानी में हुआ है, भारत की सीमा से बाहर था, तो रशिया यूक्रेन वार भी भारत की सीमा से बाहर था, तो पूरी भाजपा वहां पर प्रधान जी ने रशिया यूक्रेन वार रुकवा दिया का क्रेडिट क्यों ले रही थी? जब आप कहते हैं कि भारत की सीमा के बाहर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो क्या आप इसीलिए कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप चुप हैं क्योंकि वो आपकी सीमा से बाहर है? क्या इसीलिए आप चुप हैं कि ट्रंप साहब हिंदुओं को 400 की संख्या में हवाई जहाज में, बेड़ियों में भेज देते हैं, कहते हैं हम क्या करें, वो तो दूसरे देश में हो रहा है? तो आप हिंदू हृदय सम्राट काहे के हुए? आप अगर हिंदू हृदय सम्राट हो और ये हिंदू महासागर है और ये आपका अतिथि था, तो इस अतिथि की रक्षा करना या उसको उचित मार्गदर्शन देना तो आपका काम था। क्योंकि अगर आज अमेरिका भारत के आंगन में घुस के मारने लगा है, तो कल चीन भी आकर घुस के मारेगा भविष्य में, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये संभव है ना कि चीन देखेगा कि अमेरिका आके मार रहा है, अमेरिकी युद्धपोत यहाँ पर आया हुआ है, तो अमेरिका चीन कहेगा कि मेरा भी युद्धपोत आएगा, मैं भी यहाँ पर भारतीय गंगा में हाथ धोना शुरू करूंगा।
तो ये जिस तरह देखिए, यहाँ पर एक कुछ तकनीकी बात है जो कि हमें गंभीरता से ध्यान में रखनी है। ये जिस जगह पर हुआ वहां पर 24 घंटे भारत के नौसैनिक हवाई जहाज निगरानी रखते हैं। P-8I पोसाइडन नाम का 8 समुद्री हवाई जहाज, समुद्र में है लेकिन ये हवाई जहाज है, ये अमेरिका ने भारत को दिया हुआ है। ये सभी बेस्ड हैं, चेन्नई के पास एक अर्कोणम है, अर्कोणम के पास भारतीय नेवी का एक INS रजाली नाम का स्टेशन है, वहां पर एशिया की सबसे लंबी हवाई पट्टी है, वहां पर 8 P-8I पोसाइडन हमेशा खड़े रहते हैं और 24 घंटे दक्षिणी हिंद महासागर का ये निगरानी रखते हैं, खास करके मलक्का की खाड़ी, क्योंकि मलक्का की खाड़ी से बहुत सारा दुनिया भर का 2/3 तेल और 2/3 व्यापार होता है, तो उस पर वो निगरानी रखते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये कि ये P-8I पोसाइडन हवाई जहाज जो है ये दिया है अमेरिका ने, और इसका डाटा लाइव फीड जाता है अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के साथ, वो शेयर होता है। ये वही इंडो पैसिफिक कमांड है जिसके कमांडर साहब को भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड में कुछ दिन पहले स्वागत किया गया। और ये लाइव फीड शेयर क्यों होता है? ये लाइव फीड शेयर इसीलिए होता है क्योंकि अमेरिका ने जब ये जहाज आपको दिए थे हिंद महासागर में निगरानी रखने के लिए, तो कोमकासा नाम की 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में कोमकासा नाम की एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत वहां पर पानी पर ये जो हवाई जहाज है 40,000 फीट पे उड़ते रहते हैं हिंद महासागर में, 24 घंटे उड़ते रहते हैं, और 24 घंटे उड़ते हुए नीचे जमी मतलब समुद्र में जितने भी जहाज हैं, चाहे वो पनडुब्बी पानी के अंदर भी क्यों ना हो, उसका वो डेटा कैप्चर करते हैं और वो डेटा लाइव फीड चला जाता है अमेरिका के इंडो पैसिफिक वेस्टर्न कमांड को। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो दो जहाज यहाँ पर थे, एक ईरानी जहाज था जिस पर कि हमला हुआ और एक अमेरिकी जहाज था जिसने हमला किया, क्योंकि अब अमेरिका कह भी रहा है कि हमने हमला किया। ये दोनों जहाज भारत के P-8I पोसाइडन नाम के हवाई जहाज के निगरानी में थे, और इनका डेटा अगर लाइव फीड जा रहा था तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लाइव फीड आपने जाने अनजाने आप ही के अतिथि को मरवाने के काम में आप ही का जाने अनजाने कहीं हाथ तो नहीं है, क्योंकि इसके अलावा ले मोआ नाम की एक संधि है, भारत ने वो साइन की है। नहीं, जो अजय शुक्ला का ट्वीट है वो एक साजिश को पॉइंट आउट करता है कि भाई आपने अपने मेहमान को नहीं बचा पाए, ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये एक कायराना हरकत तो है ही, लेकिन साथ में एक साजिश है। उस साजिश का हिस्सा जो कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक साजिश रची, उस साजिश का हिस्सा मोदी जी बन गए। देखिए, इजराइल अमेरिका क्या कर रहा है 7 समुंदर पार हमको लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसमें शामिल कैसे हो सकते हैं जाने या अनजाने। सवाल ये उठता है कि आप अगर अपने आप को अतिथि देवो भव कह रहे हैं, आप 1 महीने का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भारत के राष्ट्रपति शिरकत करती हैं, 75 देशों के नौसैनिक टुकड़ियां आती हैं, 20 देशों के जहाज आते हैं, इन सब में ऐसा क्यों होता है कि केवल ईरानी जहाज पर ही हमला होता है, बाकी किसी पर तो हमला होता नहीं है? और ये सब होता है आपकी निगरानी में, क्योंकि वो हिंदू महासागर है, वो का सागर है, वहां पर आपके हवाई जहाज हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से संधि की बात है कि भारत और अमेरिका के बीच में लेमोआ नाम की एक संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिया है 2016 में अमेरिका के साथ, जिसके तहत भारतीय सैन्य ठिकानों का उपयोग अमेरिका कर सकता है। ऐसे में आज नहीं तो कल ये स्वाभाविक सवाल उठेगा कि आपके क्षेत्र में हिंद महासागर में जहां पर कि आपका आंगन था, आपके हवाई जहाज वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, वहां पर 2 देशों के जहाज आके लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको उसकी जानकारी थी। आप अपने दोस्त को बता भी सकते थे कि भैया तुम्हारे ऊपर, क्योंकि आपके नजर में तो दोनों था, जिसके ऊपर हमला हो रहा था वो भी आपके नजर में था, जो हमला कर रहा था वो भी आपके नजर में था, तो आपने किसी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो श्रीलंका क्यों आया बचाने के लिए? तो ये जो आप उचित लगो वो करो का नारा दे रहे थे, तो उसके तहत आप आज भाजपा सरकार मौन है, और इसीलिए सवाल उठता है कि विश्व गुरु कौन है। मेरे ख्याल से ना नीलू जी, इसको थोड़ा सा गंभीरता से हमें देखेंगे तो भाजपा सरकार के जो भी थिंक टैंक है उसने ये सोचा कि बगल के मध्य एशिया में जो युद्ध होने वाला है, क्योंकि ये युद्ध होने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता नहीं था, युद्ध होने से 4 दिन पहले हमारे प्रधान जी वहां पर इजराइल जाके आए थे, उसने ये भारत भाजपा की थिंक टैंक ने सोचा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अब भारत का कोई थिंक टैंक रहा नहीं, भाजपा अपने आप को भारत सरकार नहीं मानती है, वो भाजपा सरकार मानती है। तो ये जो भाजपा के थिंक टैंक है, इन्होंने सोचा कि मध्य एशिया में 7 समुंदर पार से अमेरिका जो आएगा ना वो जीत जाएगा। इनको लगा कि मध्य एशिया है मेरे पड़ोस में, लेकिन वहां पर जीतने की संभावना है 7 समुंदर पार से जो अमेरिका आएगा उसको। इनको लगा कि ये जो युद्ध है ये कोई T20 का मैच है, जिसमें कि अगर टाई भी हो
हो गया ना तो एक सुपर ओवर खेल के खत्म, मतलब कोई ना कोई नतीजा निकाल दिया जाएगा कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिन के अंदर, ये जीता या वो जीता करके। लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी युद्ध जो होते हैं ना वो टेस्ट मैच जैसे होते हैं, वो लंबे चलते हैं, बहुत सारे युद्ध ड्रॉ भी हो जाते हैं। जिस तरह की स्थिति हम आज ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में देख रहे हैं, ईरान सरेंडर नहीं किया, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, ईरान अभी तक मिसाइल दाग ही रहा है, ईरान को अभी तक रूस और चीन समर्थन दे ही रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके सैटेलाइट के द्वारा। होर्मुज की खाड़ी को ईरान ने रोक के रखा हुआ है, दुनिया भर का तेल सप्लाई बंद है, इसलिए आज की तारीख में तो ये नहीं कह सकते कि अमेरिका जीत गया। तो इन्होंने ये जो दिक्कत क्यों आई है, मेरे ख्याल से भाजपा को ना पावर की बहुत हवस है, उसको लगता है कि जो सबसे ताकतवर है उसके पाले में जाके बैठ जाएंगे तो जीत हमारी सुनिश्चित हो जाएगी। और अमेरिका और ईरान के बीच में इनको लगा कि ईरान तो मच्छर है और अमेरिका के पास मशीन गन है, तो इनको लगा कि मच्छर के ऊपर मशीन गन चला दिया जाएगा और मच्छर मर जाएगा। लेकिन शांति से सोच के देखिए तो आपके घर में मशीन गन है, अगर मच्छर आया हुआ है तो मशीन गन से तो मच्छर नहीं मरता है, मच्छर मारने के लिए आपको मोर्टीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिद्धार्थ, लेकिन जो सवाल है अभी तक हर जगह यही बात हो रही है कि भारत की सरकार ने आयरिस देना के ऊपर कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है, लेकिन उसी के ठीक कॉन्ट्रास्ट में श्रीलंका का स्टेटमेंट आ गया है और मैं पढ़ देती हूँ। श्रीलंका हैज इशूड सेवरल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इट्स ह्यूमैनिटेरियन एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑब्लिगेशंस। Sri Lankan Navy and Air Force were deployed for a rescue mission. Sri Lankan Defence Ministry confirmed the recovery of 87 bodies and the rescue of 32 sailors who were transported to Karapitya Teaching Hospital in Gale for treatment. Sri Lanka Media Minister Nalinda Jayatisa said a second Iranian warship was heading towards Sri Lanka's territorial waters carrying more than 100 crew and feared that they could be targeted the same way a sister vessel was sunk. यानी कि एक दूसरी इरानियन शिप भी आ रही है। और तो ये भारत का स्टेटमेंट इशू ना करना ये अपने आप में कितनी बड़ी कायरता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी को जो बात अजय शुक्ला ने कही कि वो एक गद्दार हैं, जो कि वो एक साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये बातें अब बिल्कुल साफ नजर आ रही है? कोई भी कह सकता है इस चीज को। क्या आपका ये सवाल है कि श्रीलंका क्यों स्टेटमेंट दे रहा है और भारत क्यों चुप है? अगर ये आपका सवाल है तो इसका जवाब ये है कि क्या अमेरिका में श्रीलंका के कोई बहुत बड़े उद्योगपति के ऊपर कोई केस है? क्या श्रीलंका के एक भी आदमी का नाम एप्स्टीन फाइल में है? दोनों नहीं है। अब भारत के सबसे बड़े उद्योगपति अदानी के ऊपर भी केस अमेरिका में है। एप्स्टीन फाइल में भारत के मंत्री का भी नाम है। भारत के मंत्री खुद बोल चुके हैं कि मैं एप्स्टीन की हवेली पर भी गया था और एप्स्टीन के विलक्षण टापू को भी जानता हूं। तो ये श्रीलंका को ब्लैकमेल करने के लिए अमेरिका के पास कुछ नहीं है। भारत को ब्लैकमेल करने के लिए अमेरिका के पास अदानी का केस भी है, एप्स्टीन की फाइल भी है। तो ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैंने आपको ध्यान देने के लिए बताया कि ये जो पूरा का पूरा हुआ है, जो ये घटना घटी है जिस जगह पर हिंद महासागर में घटी है, यह इंडो पैसिफिक कमांड के अंतर्गत आता है। इंडो पैसिफिक कमांड अमेरिका की एक सैन्य टुकड़ी है। इसी टुकड़ी के मुखिया कमांडर अभी कुछ हफ्ते भी नहीं है, कुछ दिन पहले भारत के वेस्टर्न कमांड जाते हैं, वहां उनका स्वागत होता है। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जहां पर ये घटना घटी है, ये भारत के सैनिक नक्शे के अनुसार भारत के वेस्टर्न कमांड में आती है और अमेरिका के सैनिक नक्शे के अनुसार अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के अंतर्गत आती है। और ये सब के जरिए ये भी स्पष्ट है कि ये सब चीज होती है क्योंकि अमेरिका ने भारत को P-8I पोसाइडन नाम का हवाई जहाज देके रखा है, जो कि समुद्र में पनडुब्बी को भी मॉनिटर करता है, पनडुब्बी को भी परख लेता है, पनडुब्बी की भी पहचान कर लेता है और समुद्र के ऊपर जाने वाले जहाज की भी पहचान कर लेता है। और इसका पूरा का पूरा बेस जो है ये दक्षिण भारत के चेन्नई के पास INS रजाली नाम के अरकोणम में है। और INS रजाली से ये जो घटना घटी है ये मुश्किल से 200 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये घटना जब घट रही थी उस समय भारतीय नौसेना का P-8I पोसाइडन हवाई जहाज हवा में था। उसको पता था कि ये दोनों पानी के जहाज वहां पर हैं, आसपास में हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एक निहत्थे ये सीधा सीधा अभिमन्यु को जिस तरह से घेर के मारा गया ना, ये कहानी वैसी है। अभिमन्यु को पूरी तरह से घेर के मारा गया
ये जो आइरिस देना नाम का जहाज था, ये कोई युद्धाभ्यास नहीं कर रहा था, इसके अंदर एक भी गोली बंदूक नहीं थी, इसके अंदर कोई असला नहीं था, ये कोई हमला करने ही आया नहीं था। ये आपके बुलावे पर आपके विशाखापट्टनम में 1 महीने से खड़ा था। वो अपने जिस तरह से गणतंत्र दिवस के परेड के दिन भारत के सेना के लोग बंदूक लेके घूमते रहते हैं, एक भी बंदूक में गोली नहीं रहती, सबको पता है, क्योंकि वो बंदूक में गोली रखने का वो दिन नहीं होता है। वो आपका केवल और केवल एक परेड होता है। ये सब आइरिस देना के लोग, मेरे ख्याल से इसका वीडियो भी भारत के ही नौसेना ने जारी किया था कि आइरिस देना के लोग विशाखापट्टनम के सड़कों पर परेड कर रहे थे। तो आपके घर में एक अतिथि आया था, वो अतिथि अपने घर जा रहा है, वहां पर जाके उसकी किसी के साथ लड़ाई हो, और आपका वो हिंद महासागर है, आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, आपके आंगन में ये सब चीज हो रही है, आपका हवाई जहाज इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना नीलू जी कि आंगन तो है भारत का, लेकिन घुस के मार रहा है अमेरिका। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जिस तरीके से ये मध्य पूर्व का युद्ध चल रहा है, सबसे पहले तो मध्य पूर्व के युद्ध में आज एक नया फ्रंट खुला है। ये ईरान ने इजराइल को जो तेल की पाइपलाइन आती है, ईरान के उत्तर में जॉर्जिया नाम का एक देश है, जॉर्जिया नाम के देश से इजराइल तेल लेता है, क्योंकि इजराइल का मध्य पूर्व के देशों के साथ, इस्लामिक देशों के साथ संबंध अच्छा नहीं है, तो इजराइल अपना जो तेल है वो जॉर्जिया नाम के, और जॉर्जिया अजरबैजान नाम के देशों से लेता है। तो वहां से तेल की पाइपलाइन है जो कि ईरान के उत्तर में है, ईरान ने वो तेल की पाइपलाइन उड़ा दी है, मतलब वो इजराइल को तेल की समस्या लाने वाला है। पूरा का पूरा मध्य पूर्व में जो हॉर्मुज की खाड़ी है उसमें ईरान ने रोक दिया है। आज की ताजा खबर यह है कि इस लड़ाई में भारत के भी कुछ लोग अब शहीद होना शुरू हो गए हैं। कुछ पानी के जहाज वहां पर मध्य पूर्व में खड़े थे, उनके ऊपर हमला हुआ है, उसके कप्तान या भारतीय नाविक मारे गए हैं। अब बताइए कि भारतीय नाविक मारे जा रहे हैं इस युद्ध में, भारत के नागरिक मारे जा रहे हैं, दुबई के ऊपर हमले हो रहे हैं, भारतीय नागरिकों को परेशानी है, 1 करोड़ भारतीय नागरिक समस्या में हैं। विश्व गुरु अगर सेवा तीर्थ लोक कल्याण भवन में बैठे हैं तो वो ईरान को क्यों नहीं कहते कि भैया तुम्हारा युद्ध जिसके साथ लड़ना है लड़ो, मेरे नागरिकों की हानि क्यों कर रहे हो। वो इजराइल को क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा युद्ध तुम लड़ो, मेरे नागरिकों को हानि नहीं होनी चाहिए। वो अमेरिका को क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा युद्ध तुम लड़ो, मेरे नागरिक को हानि नहीं होनी चाहिए। आप किस तरह के विश्व गुरु हुए? आप विश्व गुरु हैं। इस युद्ध में कल तक तो ये कह सकते थे कि ये युद्ध में कोई खाड़ी के देश में युद्ध चल रहा है, हमारा लेना देना नहीं है। अब तो आपका लेना देना आ गया है, अब आपके नागरिक मारे जा रहे हैं। अब आपको मैं तो छोड़ दीजिए, ये जो ईरान का आइरिस देना है इसको एक घड़ी के लिए छोड़ देते हैं कि ये हिंदुस्तानी नागरिक इसमें नहीं मरे, लेकिन हिंदुस्तानी नागरिक दूसरे जगह हॉर्मुज की खाड़ी के पास मर रहे हैं, यूएई में फंसे हुए हैं, 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। वो हाथ जोड़ के रोज ट्वीट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि हमको यहाँ से निकाल दीजिए। तो आप अगर इतने बड़े तीसमार खां हैं, आप अगर 56 इंची शेर हैं, आप अगर हिंदू हृदय सम्राट हैं, आप अगर विश्व गुरु हैं, तो आप ईरान को क्यों नहीं कहते कि मेरे नागरिकों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए? आप अमेरिका को क्यों नहीं कहते कि आप मेरे नागरिकों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए? आप आइरिस देना को छोड़ दीजिए, ईरान के लोग जिए मरे, आप कहिए 1 मिनट के लिए वो हमारे क्षेत्र से बाहर था, आपके लोग भी तो फंसे हुए हैं। बिल्कुल, आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक ट्वीट आ गया है, उसको दिखा देते हैं। मोदी गवर्नमेंट्स reckless abdication of India's strategic and national interests is there for all to see. Point number 1 क्या लिखा है उन्होंने? An Iranian ship, a guest of India, was returning unarmed from the International Fleet Review 2026 hosted by us and was torpedoed in the Indian Ocean region. No statement of concern or condolence. PM Modi remains mute. Why lecture us on the doctrines of Mahasagar and India being a net security provider in the Indian Ocean region when you can't react on what is happening in your own backyard? Point number 2, as many as 38 Indian flag commercial ships along with 1,100 sailors are stuck in Gulf of Hormuz. 2 Indian sailors, including Captain Ashish Kumar, have reportedly died. Why is there no maritime rescue or relief operation in place? You say only 25 days of crude and oil stocks left. With rising oil prices, what is our energy contingency plan, especially in the wake of Government of India virtually accepting the demand to stop import of Russian oil? What about the trade of other key commodities with the Gulf countries? Point number 3. As per MEA statement on March 3rd to 2026, some Indian nationals have lost their lives or are missing.
There are 1 crore Indians in the Gulf region countries. Medical students are releasing desperate video messages seeking help. How is the government of India securing their well-being? Is there any evacuation plan in place from the affected areas? Clearly, Modi ji's surrender is both political and moral. It demeans India's core national interests and destroys our foreign policy carefully and painstakingly built and followed by successive governments over the years. सिद्धार्थ, मैं चाहूंगी कि ये भी एक बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट है कि हमारे इतने सारे लोग फंसे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब हमारे बैकयार्ड में आ गया है, लेकिन हम महासागर की सुरक्षा की बात बड़ी बड़ी करते आए. कहाँ गई मोदी जी की आवाज और मोदी कहाँ है? मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी कहीं देश से गायब तो नहीं हो गए. देखिए, बात बहादुर काम निठल्ला कहा जाता है. इसमें पूर्वांचल में कहावत है कि बात बहादुर काम निठल्ला. बोलने के लिए इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है ढपोड़ शंख. ढपोड़ शंख का मतलब होता है जो बहुत बोलता है, बड़ी आवाज करता है, लेकिन काम वाम जिस समय होता है काम कुछ नहीं कर पाता. इस तरह की स्थिति मेरे ख्याल से भारत सरकार से ज्यादा भाजपा के लिए अपने आप की शक्ति का एक्सपोज कर रही है, क्योंकि इन्होंने, फिर से मैं कह रहा हूं, भारत अगर कोई देश होता है तो कोई देश की एक नीति होती है, लेकिन भाजपा अपने आप को आज तक पिछले 10 साल 12 साल से भारत में सरकार चला रही है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को भारत सरकार नहीं समझ सकी है. उसको लगता है कि हम भाजपा की सरकार हैं. पार्टी के नाते आप कुछ भी कीजिए, गलत सही कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार के नाते आपको गलती करने का कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहता. सामान्य सी बात है, नेट प्रैक्टिस करते समय विराट कोहली अलग अलग तरह की शॉट का कोशिश कर सकते हैं, उसमें 4 बार आउट हो सकते हैं, लेकिन उस तरह का एटीट्यूड, उस तरह का जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना कैवेलियर एटीट्यूड, मनमानी करने का जो तरीका है, वो असल मैच में आप नहीं कर सकते, क्योंकि असल मैच में आप आउट होते हैं तो आपकी पूरी की पूरी टीम मैच हारने की स्थिति आ जाती है. तो भारत सरकार, अभी तक भारत सरकार अपने आप को भारत का इमेज का रक्षा कर रही थी, लेकिन भाजपा पिछले 12 साल में उसको, वो अपने आप को भारत सरकार नहीं मान रही है, वो अपने आप को मान रही है कि मैं भाजपा की सरकार हूं. और भाजपा की सरकार की मजबूरी ये है कि वो पार्टी के नाते अलग अलग लोगों के कैंप्स में उसको जाना उसकी मजबूरी हो गई है. उसकी मजबूरी है कि एप्स्टीन फाइल के दबाव में, अदानी के दबाव में, क्योंकि हमें पता है एप्स्टीन फाइल में भाजपा के ही मंत्री का नाम आया है. अदानी जो हैं वो भाजपा के ही सबसे प्यारे चहेते उद्योगपति हैं. इन दोनों को जैसे ही अमेरिका ने अपने गले में दबा लिया, इनकी हिट्टी पिट्टी गुम हो गई है. इनकी कोई अब विदेश नीति नहीं है. नारा अपने जगह पर है, नारा कुछ भी दे ले, लेकिन अब ये पूरी तरह से अपने आप को ये अप्रासंगिक करते हुए जा रहे हैं. इसमें मेरे ख्याल से अभी भी दुनिया भारत और भाजपा को अलग ढंग से देख रही है. इसीलिए आप जब ईरान के विदेश मंत्री की बात सुनते हैं तो उन्होंने भाजपा को याद दिलाया कि तुम अतिथि देवो भव की जो बात करते हो वो तुम्हारा ही नारा है. तुम्हारा ही नारा भी नहीं है, वो तो मंत्र है. आप अपने मंत्र की तौहीन खुद कैसे कर सकते हैं? आप अगर अतिथि देवो भव आपका मंत्र है, उसकी आप तौहीन कैसे कर सकते हैं? ये अपने आप में बताता है कि भाजपा पूरी तरह से एप्स्टीन फाइल और अदानी के चक्कर में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भाजपा पार्टी के नाते इनको लगा कि हम एक जुआ खेलते हैं. एक घोड़े का रेस होने वाला है. एक घोड़ा ईरान है, एक घोड़ा रशिया, एक घोड़ा चीन है, एक घोड़ा रशिया है, एक घोड़ा अमेरिका है, एक घोड़ा इजराइल है. इसमें से कौन घोड़ा जीतेगा उसके ऊपर हम दाव लगा देते हैं. तो इन्होंने दाव लगा दिया अमेरिका और इजराइल के नाम के घोड़े के ऊपर. लेकिन जो भी सबसे पहली बात है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, रेस नहीं खेलना चाहिए. लेकिन अगर आप किसी अच्छे जुआरी को भी देखेंगे ना, तो वो जिस घोड़े पर उसको जीतने की संभावना दिखती है उस पर ज्यादा दाव लगाता है, लेकिन बाकी घोड़ों पर भी थोड़ा थोड़ा दाव लगा के रखता है, क्योंकि क्या पता जिस पर मैंने दाव नहीं लगाया वो जीत गया तो कुछ तो मेरा वापस आए. तो कोई एक समझदार जुआरी भी होता है तो वो समझता है कि युद्ध जो होता है वो एक जुआ जैसे है, उसका कोई अंत आप निकाल नहीं सकते. हजारों साल पुरानी ईरान की सभ्यता, इनको क्या लगा कि कुछ घंटे के बमबारी में मतलब नेस्तनाबूद हो जाएगी? मुझे समझा दीजिए ना, कैसे ये बीजेपी कैसे समझी? ठीक है, ट्रंप साहब कुछ समझ के रखे थे कि हम 4 बम गिराएंगे, 40 बम गिराएंगे, वहां पर खुमैनी को मार देंगे और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा. ठीक है, वो ट्रंप साहब मान के चल रहे थे, वो उनकी समस्या है.
आपको तो समझना चाहिए था कि ईरान की अगर हजारों साल पुरानी सभ्यता है, तो क्या वो 1000 साल पुरानी सभ्यता कुछ घंटों के बमबारी के बाद पूरी की पूरी खत्म हो जाती है? हजारों साल की सभ्यता होती है। ईरान में आज की तारीख में सबसे बड़ा कहीं किसी भी समाज की ताकत का निर्णय किया जाता है कि वहां पर पढ़े लिखे और क्षमतावान लोग कितने हैं। कोई भी युद्ध होता है, हमें पता है, वो क्षमता का परीक्षा होती है कि किसी समाज में, किसी सभ्यता में क्षमता कितनी है, वो टेस्ट हो जाता है युद्ध में। और क्षमता का सबसे बड़ा मापदंड होता है, वो कहते हैं स्टेम ग्रेजुएट्स, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की ग्रेजुएट्स कितने हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग प्रति व्यक्ति ईरान के पास इस तरह के लोग हैं। ठीक है, ईरान में हो सकता है अलग तरह की व्यवस्था हो, ईरान में हो सकता है एक क्या कहते हैं कट्टरवादिता हो, ईरान में हो सकता है कि शरिया कानून हो, ये सब अपनी जगह पे, ये राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन ईरान में 112 आदमी के ऊपर एक आदमी स्टेम का, या तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स का वो मास्टर है। भारत में 550 लोगों पर एक है, अमेरिका में 400 लोगों पर एक है, इजराइल में 250 लोगों पर एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के ग्रेजुएट्स जो हैं वो ईरान के पास हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं इतना सब होने के बावजूद ईरान अभी भी मिसाइल गिराते जा रहा है। तो ईरान के पास जब तक मिसाइल है तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। ईरान को अभी भी टेक्नोलॉजी के रूप में, सैटेलाइट के रूप में रूस और चीन मदद पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो जब तक ये दोनों महादेश मदद करते रहेंगे ईरान को सरेंडर नहीं करना है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात, हॉर्मुज की खाड़ी, जिसके बारे में अभी खड़गे जी ने भी कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी अगर ईरान कंट्रोल करता है, जब तक ईरान कंट्रोल करता है तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता है। हॉर्मुज की खाड़ी रुकी हुई है। हॉर्मुज की खाड़ी के कारण भारत में आज की ताजा खबर यह है कि हॉर्मुज की खाड़ी से, मतलब मध्य पूर्व से जो भारत में तेल आता है वो क्रूड ऑयल होता है, मतलब कच्चा तेल होता है। उसको भारत की रिफाइनरियों में साफ किया जाता है। तो भारत में पश्चिम का जो तट है, भारत का जो पश्चिम का तट है, गुजरात से लेकर केरल तक, वहां बहुत सारी रिफाइनरियां हैं। ओएनजीसी का, भारत के ओएनजीसी का एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है कर्नाटक के मैंगलोर में। कल उसने, कर्नाटक के मैंगलोर की रिफाइनरी ने, ओएनजीसी रिफाइनरी मतलब ओएनजीसी ने, मतलब भारत सरकार ने फोर्स मेजोरे नाम का डिक्लेरेशन दिया। फोर्स मेजोरे का मतलब कल तक हमने जितनी भी संधियां, कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि स्थिति हाथ से बाहर चली गई है। मतलब मान लीजिए किसी, उसको कहते हैं फोर्स मेजोरे, कहीं पर अगर भूकंप आ गया, कोई एक एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कोई एक अप्रत्याशित घटना जब घट जाती है, तो किसी भी दो दल में से एक पार्टी को रहता है कि आप फोर्स मेजोरे कहिए और कहिए कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। तो आज हालत यह है कि भारत की सरकार खुद ही अपने ग्राहकों को कह रही है कि हम आपको तेल की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस ईरान के पास इतनी ताकत है, ये आप ईरान के बदले आप पूरा का पूरा दाव कैसे अमेरिका के साथ खेल गए? बिल्कुल बिल्कुल। अब अंत में बस चलते चलते आपसे यही सवाल करूंगी कि क्या ये जो आइरिस देना के डूबने के बाद, क्या मोदी जी सवालों के ऐसे झड़ी में अब फंस गए हैं कि इन सवालों से निकलना बहुत ही मुश्किल है? क्योंकि ना वो बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। रक्षा मंत्री भी बिल्कुल चुप है। रक्षा मंत्री तो ये कह रहे होंगे कि भाई जब प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं। राष्ट्रपति भी कहेंगे क्यों बोलूं भाई, मेरा तो कॉल नहीं था, भले ही मैंने नेवल एक्सरसाइज जो जॉइंट एक्सरसाइज हुई इसको अटेंड किया, मैं क्यों बोलूं। ये जो अब, और जो बात अजय शुक्ला ने कही कि ये गद्दारी का प्रमाण है, ये डर का प्रमाण है कि मोदी जी निहायत ही डरे हुए हैं। लेकिन आज मोदी जी ने, बहुत ब्रीफली आपसे इसका जवाब चाहूंगी कि अंत में अपने आप को आज उन्होंने क्या साबित कर दिया इस ईरान युद्ध में, और खासकर इस जहाज के डूबने के बाद, कि क्या ईरान के साथ, ईरान पीठ में छुरा भोंका मोदी जी ने? एक सिंपल सवाल। सनातन संस्कृति की रक्षा करने का दावा करने वाली भाजपा, अगर आप ही के वेद में लिखे हुए अतिथि देवो भव को ही आप इज्जत नहीं देते हैं, आपने खुद तिलांजलि दे दी, तो इससे बड़ी क्या चीज है? आपने खुद अपने ही संस्कृति की तिलांजलि, भारत की संस्कृति की तिलांजलि आज संस्कृति का नाम लेने वाली भाजपा ने ही दे दिया, जब अतिथि देवो भव को आपने पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया और अपने आपके यहाँ आए हुए अतिथि को आपने बचाना तो दूर की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बचाना था, मैं फिर से कह रहा हूं, जब आपको पता था, आपका हवाई जहाज ऊपर से देख रहा था कि नीचे आइरिस देना नाम का ईरान का जहाज भी है और उसके बगल में एक अमेरिका का युद्धपोत सबमरीन भी है, और आपकी नजर में दोनों था,
तो क्या आप कम से कम उस आइरिस देना नाम के जहाज को ये बताए क्या कि आपके ऊपर हमला होने वाला है? कम से कम आप टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ जाइए। मतलब एक नियम होता है कि किसी भी देश की जो पानी होता है, किसी भी देश की सीमा होती है, उससे 12-15 किलोमीटर दूर तक इंटरनेशनल वाटर होता है। आपने अभी अभी कहा कि उस जहाज के साथ दूसरा जहाज था और श्रीलंका वो दूसरे जहाज ने कहा श्रीलंका को शरण मांगते हुए वो वापस 12 किलोमीटर अंदर वाले क्षेत्र में आ गया। तो जैसे ही आप किसी देश के 12 किलोमीटर अंदर की स्थिति में आ जाते हैं, वहां पर कोई दूसरा देश वहां पर आपको हमला नहीं कर सकता। माना जाता है कि आप उस पर हमला किए। तो अगर ये जहाज जैसा दूसरा जहाज अभी ईरान का ही एक दूसरा युद्धपोत है जो कि श्रीलंका के 12 किलोमीटर अंदर है, उस पर अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमला करने का मतलब है अमेरिका ने श्रीलंका पर हमला किया, जबकि श्रीलंका का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आपको पता था, आपका आपका P-8I पोसाइडन हवाई जहाज ऊपर से आंख जिस तरह से संजय महाभारत पर नजर रखे हुए था, वैसा आप नजर रखे हुए थे। इधर बेचारा एक अभिमन्यु निहत्था खड़ा था, इस तरफ अमेरिका का एक जहाज उस पर हमला करने वाला था। आपने कम से कम उसको चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जानकारी उसको दे दी होती, तो जिस तरह से ये दूसरा जहाज 12 किलोमीटर अंदर आ गया, आइरिस देना भी अंदर आ गया होता। तो आपने वो भी नहीं किया। आपने बचाने की तो बात दूर, आपने उसको आगाह भी नहीं किया, आपने उसको सावधान भी नहीं किया। ये अपने आप में बताता है कि भाजपा को पावर की इतनी हवस है कि उसको लगता है जो सबसे ताकतवर है उसी के पाले में बैठ जाओ। ये युद्ध शुरू होने से पहले ही इन्होंने इस घोड़े पर दांव खेल लिया था कि इस युद्ध में तो अमेरिका ही जीतेगा, तो अब हम अमेरिका के साथ जाएंगे। दूसरी बात है, अमेरिका के पास भी आपका एप्स्टीन फाइल और अदानी, दो ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लैकमेल करने के लिए पर्याप्त हैं। मेरे ख्याल से भारत इसमें फंस गया है। अब आप कहिएगा कि मौन आदमी को हम ज्यादा सवाल पूछेंगे, मेरे ख्याल से गूंगे को आप एक सवाल पूछिए या 100 सवाल पूछिए, गूंगा जवाब नहीं देता है। यहाँ पर एक गूंगा है जो कि खुद ही उसके मुंह में दही जम चुका है, तो आप कब पूछ रहे हैं कि इससे सवाल ज्यादा होंगे कि नहीं? सवाल तो स्वाभाविक है ज्यादा होंगे, लेकिन गूंगा जवाब न कल दिया था, न तो आज देगा, न तो परसों देने वाला। बस ये होगा कि दुनिया भर में अब प्रचारित हो जाएगा कि ये तो गूंगा है। गूंगा कल तक गूंगा था, लेकिन लोगों को लगता था शायद मौन है। अब दुनिया भर को लगने लगेगा कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं, ये शक्तिहीन सरकार है। इनके आंगन में आके कोई भी किसी को मार के चला जाता है। मुझे अब सबसे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए बोल के खत्म कर देता हूं। जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को खींचना शुरू किया है और अमेरिका जिस तरह से ईरान में फंसते जा रहा है, चाइना अब ये सोच सकता है कि जिस तरह से अमेरिका वहां फंसा हुआ है, तो मैं क्यों ना मौके का फायदा उठाते हुए उधर ताइवान हो या इधर गालवान हो, हम भी दोनों में घुसते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान में घुस सकता है, तो चाइना कहेगा कि मैं गालवान में क्यों नहीं घुस सकता, मैं ताइवान में क्यों नहीं घुस सकता। वैसी स्थिति आएगी तो आपको कौन बचाएगा? आपके गालवान में इससे पहले भी वो आया हुआ है, कल को फिर मौके का फायदा उठाते हुए आएगा, तो अमेरिका आएगा क्या आपको बचाने के लिए? आपने तो अमेरिका के पाले में अपना दाव कर खेल दिया, आपने तो घोड़े के ऊपर अपना दाव खेल दिया। अब मुझे बताइए, आपको चोट लगेगी तो घोड़ा आके आपको इंजेक्शन देगा क्या? घोड़ा इंजेक्शन नहीं देता। तो इनको सोचना चाहिए था कि जिसके ऊपर दाव लगा रहे हैं, क्या ये आपके बुरे समय में आपका साथ दे सकता है? इसीलिए कहा जाता है मध्य पूर्व जो है वो भारत का पड़ोस है। उस पड़ोस में कुछ भी होगा तो 7 समुंदर पार अमेरिका उस चीज को जीतेगा, ऐसी संभावना या ऐसा आप आकलन कर लीजिए, ऐसा आप अगर प्रेडिक्शन कर लीजिए, तो आपके पड़ोस में जो होता है ना, पड़ोस जो नजदीक चीज होती है वही जीतती है, दूर से आया हुआ चीज जीतना मुश्किल हो जाता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।